स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। एसएसटी जितने भी लोग खोज रहे थे एक और मैराथन क्लास उनके लिए उपलब्ध करा दी जा रही है। तो चलिए सभी लोग जल्दी से लाइव जुड़ जाएंगे क्योंकि यह एसएसटी की मैराथन क्लास होने वाली है। यहाँ पर हम आपको बताते हुए चलेंगे कि किस प्रकार से आपको प्रश्नों को सॉल्व करना है, कौन सा पॉजिटिव शब्द होगा, कौन सा नेगेटिव शब्द होगा। इतना समझ लीजिए कि यह क्लास आखिरी समय के लिए ब्रह्मास्त्र है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पर वही प्रश्न कराए जाएंगे जो पेपर में आने के सबसे प्रबल दावेदार होंगे। ठीक है, तो आज की इस प्रकार के प्रश्नों की श्रृंखला होगी, देख लीजिए एक बार। ठीक, देख लीजिए, उसके बाद शुरू करते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं, जल्दी से सब लोग लाइव जुड़ जाएंगे। और ये रहा हमारा आज की क्लास का पहला प्रश्न और यहीं से क्लास को स्टार्ट भी करते हैं। पहला ही प्रश्न एनसीएफ से आ गया, देखते हैं। कह रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। एनसीएफ 2005, अगर आपने नहीं पढ़ा तो एक बार हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए, वहां पर आपको एनसीएफ भी पढ़ाया गया है। ठीक है, जल्दी से देख लीजिए क्या नाम है प्लेलिस्ट का। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। प्लेलिस्ट का नाम है सीटेट फ्री प्रैक्टिस बैच। वहां पर देखेंगे सारी क्लासेज मिल जाएगी। एनईपी 2020, वाइगोस्की, पियाजे, कोहलबर्ग, ये सब मिल जाएंगे वहां पर, आप पढ़िए एक बार। ठीक है, आइए प्रश्न पर। कहा जा रहा है कि तथ्यों का संचय, ए ऑप्शन कह रहा है। बी ऑप्शन कह रहा है कि आलोचनात्मक एवं जागरूक नागरिक का निर्माण। सी ऑप्शन कह रहा है कि परीक्षा में उच्च अंक। और डी ऑप्शन कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक की समाप्ति। एनसीएफ के अकॉर्डिंग डी ऑप्शन कभी भी सही नहीं हो सकता। अब आपको ए बी सी में से उत्तर चुनना है, कौन सा सही होगा। ठीक है, बिल्कुल सामाजिक विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य की बात कर रहा, तथ्यों पर ये हम नहीं डिपेंड करेंगे। ठीक है, तथ्यों का संचय बिल्कुल नहीं, ए ऑप्शन को भी हम काटेंगे। और परीक्षा की बात हमने आपको बता दी है कि किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं होगा, इसलिए हम सी ऑप्शन को भी काट देंगे। अब यहाँ से हमारा उत्तर जो निकलेगा, आलोचनात्मक एवं जागरूक नागरिक का निर्माण, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि इतिहास शिक्षण में स्रोतों का प्रयोग इसलिए आवश्यक है क्योंकि। ए ऑप्शन कह रहा है कि वे भाषा कठिन बनाते हैं। बी ऑप्शन कह रहा है कि वे रटंत को बढ़ाते हैं। सी ऑप्शन कह रहा है कि वे ऐतिहासिक सोच विकसित करते हैं। और डी ऑप्शन वे पाठ को छोटा करते हैं। फटाक से बता दीजिए प्रश्न संख्या दूसरे का उत्तर क्या होगा। ठीक, चलिए। बिल्कुल। देखिए, वे भाषा को कठिन कभी भी नहीं बनाएँगे, इसलिए ए ऑप्शन को काट देंगे। यहाँ पर बी ऑप्शन में रटने की बात किया जा रहा है। ये देखिए, रटंत यानी रटने की बात हो रही है, इसलिए बी ऑप्शन को भी काटेंगे। और वे पाठ को छोटा करते हैं, बिल्कुल नहीं। हमारा उत्तर जो होगा, वे ऐतिहासिक सोच विकसित करते हैं, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, आइए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि इतिहास में बहुदृष्टिकोण अपनाने से भ्रम बढ़ता है, आलोचनात्मक समझ विकसित होती है, तिथियां याद होती है, पाठ सरल हो जाता है। तो अभी जस्ट मैंने बताया कि पाठ आपको सरल नहीं करना है, ना ही तिथियों को याद करना है। सी और डी उत्तर नहीं सही होगा, काटिए इसे। ठीक, और ए ऑप्शन क्या कह रहा है, देखिए भ्रम बढ़ता है। यहाँ पर हमने इस प्रकार के शब्दों को पहले ही आपको बता दिया है कि ये कभी नहीं सही होंगे क्योंकि ये नेगेटिव शब्द होते हैं। इतना आपको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पर आलोचनात्मक समझ विकसित होती है, इसमें हमारा उत्तर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन करिए, क्योंकि जो भी आपको अंतिम समय में प्रोवाइड किया जा रहा है सब इम्पोर्टेंट है आपके लिए। चलिए, ऐतिहासिक सहानुभूति का अर्थ है, क्या अर्थ होगा। अतीत का समर्थन करना, अतीत को वर्तमान मूल्यों से आंकना, या अतीत को उसके संदर्भ में समझना, या केवल घटनाएं जानना। चलिए फटाक से प्रश्न संख्या 4 का उत्तर बताइए, कौन सा सही होगा। बिल्कुल, ऐतिहासिक सहानुभूति का अर्थ केवल घटनाएं जानना, ये कभी भी इसका अर्थ नहीं होगा। अतीत का समर्थन करना, ये भी हमारा अर्थ नहीं होगा। अब आपको बी और सी में से एक उत्तर बताना है, कौन सा सही हो जाएगा। चलिए फटाक से सब लोग कमेंट करेंगे और बताएंगे। ए ऑप्शन कट गया, बिल्कुल सही कट गया। चलिए
अतीत को वर्तमान मूल्यों से आंकना बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर उत्तर जो होगा, अतीत को उसके संदर्भ में समझना, यही ऐतिहासिक सहानुभूति का अर्थ होता है। नोट करिएगा, हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हर शब्द को समझते हुए चलना है आपको। ठीक। चलिए, कहा जा रहा है कि इतिहास को रटंत विषय बनने से बचाने का सबसे प्रभावी उपाय क्या है? रटंत विषय मतलब रटने की विषय बनाने से सबसे बेस्ट उपाय कौन सा होगा बचने के लिए? अधिक गृह कार्य होगा, तिथियों का अभ्यास होगा, स्रोत एवं साक्ष्य आधारित शिक्षण, या मॉडल उत्तर? मॉडल उत्तर नहीं होगा। अब आपको ABC उत्तर कौन सा सही लग रहा है एक बार बताना पड़ेगा। चलिए बिल्कुल, चलिए। इतिहास को रटंत विषय बनने से बचाने के लिए बिल्कुल। यहाँ पर उत्तर जितने भी लोग अधिक गृहकार दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर तिथियों की बात नहीं किया जाएगा, इसलिए इसे नहीं सही करेंगे, बल्कि स्रोत एवं साक्ष्य आधारित शिक्षण वाला ऑप्शन हमारा सबसे बेस्ट हो जाएगा। ठीक। चलिए, देखिए अब आखिरी समय है, इसलिए थोड़ी सी रफ्तार बढ़ा रहे हैं क्लास की, क्योंकि समय कम है और पढ़ना आपको बहुत ज़्यादा है। ठीक है। भूगोल में मानचित्र कौशल मुख्यतः किस स्तर से संबंधित है? स्मरण से, ज्ञान से, अनुप्रयोग से, या नकल से? बात भूगोल की जा रही है। आप लोग ध्यान से प्रश्न पढ़िएगा, उसके बाद उत्तर दीजिएगा। ठीक है। भूगोल में मानचित्र कौशल मुख्यतः किस स्तर से संबंधित है? तो स्मरण से नहीं होगा, ज्ञान से नहीं होगा, नकल से नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर अनुप्रयोग सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। एकदम बिल्कुल, अगर आपने भी सी उत्तर बताया तो आपका भी उत्तर यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए अगला बात करते हैं प्रश्न की। कहा जा रहा है कि ग्लोब का प्रयोग विशेष रूप से सहायक है स्थानीय अध्ययन में, अक्षांश देशांतर समझाने में, जनसंख्या अध्ययन में, आर्थिक भूगोल में? फटाक से कमेंट करिए, बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। बात ग्लोब की जा रही है। यहाँ पर याद करिएगा, ग्लोब में आर्थिक भूगोल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बालक छोटा है हमारा। और जनसंख्या अध्ययन यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर अक्षांश देशांतर समझाने में ग्लोब का अच्छे तरीके से उपयोग किया जा सकता है। आपको नोट करना पड़ेगा बी ऑप्शन। ठीक है। बी वाला ऑप्शन नोट कर लीजिए और आगे बढ़ जाइए। अगला प्रश्न देखिए, क्या कह रहा है? भूगोल में फील्ड वर्क का सबसे बड़ा लाभ है। तो फील्ड वर्क का लाभ क्या होगा? समय की बचत। बिल्कुल नहीं, आप फील्ड वर्क पर जाएंगे तो समय की बचत नहीं होगी। ठीक है। और प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा अधिगम, बिल्कुल सही, यही ऑप्शन हमारा सही होगा। क्योंकि बालक भूगोल के अंतर्गत जब फील्ड वर्क पर जाता है, वहां पर प्रत्यक्ष अनुभव करता है और प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा वह सीखता है। और यह सीटेट मानता है कि प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा सीखना सबसे बेस्ट होता है। आपको जहाँ पर भी करके सीखना शब्द मिल जाए, प्रत्यक्ष अनुभव शब्द मिल जाए, ये सब हमेशा पॉजिटिव होते हैं। आपको नोट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बार बार आए हैं आपके पेपर में। ठीक। बात अगले प्रश्न की करेंगे। मानव पर्यावरण अंतःक्रिया पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए ऑप्शन परिभाषाएं याद करना, बी ऑप्शन पर्यावरणीय चेतना विकसित करना, सी ऑप्शन आंकड़े रटना, और डी ऑप्शन परीक्षा प्रश्न हल करना। चलिए, बिल्कुल। परिभाषाएँ याद करना, हमने जस्ट बताया था कि परिभाषा आप किसी भी प्रकार से याद नहीं करेंगे और आंकड़े भी आप नहीं रटेंगे। अब आपको बताना है बी या डी कौन सा उत्तर होगा। चलिए, यहाँ पर परीक्षा की बात नहीं की जा रही, इसलिए डी ऑप्शन को काट दीजिए। उत्तर जो होगा बी वाला ऑप्शन होगा, पर्यावरणीय चेतना विकसित करना। इतना इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि आप समझ नहीं सकते। ठीक है। हम आपको वन लाइनर फाइनल नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे एसएसटी का, तैयार रहिएगा। बहुत जल्द हम आपको एसएसटी का फाइनल नोट्स तैयार कर देंगे, उसके बाद आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है। यह मत समझिए कि नोट्स पढ़ने के लिए, आपको पॉजिटिव और निगेटिव शब्दों को समझने के लिए नोट्स बनाया जा रहा है, सभी सब्जेक्टों का। बहुत जल्द जैसे जैसे परीक्षा की डेट और नज़दीक आएगी, हम आपको आखिरी समय में प्रोवाइड कर देंगे। ठीक। बिल्कुल। चलिए, बात करते हैं प्रश्न की। कह रहा है कि नागरिक शास्त्र में लोकतांत्रिक मूल्य सबसे अधिक विकसित होते हैं जब? ए ऑप्शन शिक्षक व्याख्यान दे, बी ऑप्शन छात्र चर्चा व बहस करे, सी ऑप्शन संविधान याद कराया जाए, और डी ऑप्शन लिखित परीक्षा ली जाए।
तो बात लिखित परीक्षा की जा रही है, इसलिए इसे हम नहीं सही करेंगे। ठीक है? और संविधान याद कराने की बात की जा रही है, इसलिए हमारा सी वाला ऑप्शन भी कट जाएगा, क्योंकि हमने आपसे पहले ही बता दिया है कि हम किसी भी चीज़ को याद करने की बात नहीं करेंगे। ये आपको अब पता चल गया होगा। ठीक है? और शिक्षक जहाँ पर व्याख्यान देंगे वहाँ पर कुछ उद्देश्य पूरा नहीं होगा, सिर्फ़ वहाँ पर शिक्षक केंद्रित शिक्षा ही होगी। ठीक है? यहाँ पर उत्तर जो भी सही होगा वो होगा बी वाला ऑप्शन, छात्र चर्चा व बहस करें। नोट कर लीजिए, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक? देखिए, आपको 10 प्रश्न प्रोवाइड कर दिए गए और एक भी प्रश्न अगर आपको लगा हो कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए। अगर आपको ऐसा नहीं लगता, सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट लग रहा है ना, तो एक बार लाइक कर दीजिए। ठीक? चलिए। बात अगले प्रश्न की किया जाएगा। कह रहा है कि अधिकारों के साथ कर्तव्यों पर बल देने का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? आज्ञाकारी नागरिक, निष्क्रिय नागरिक, जिम्मेदार नागरिक, केवल जानकार नागरिक। तो केवल जानकार नागरिक बिल्कुल नहीं, और निष्क्रिय नागरिक होगा नहीं। अब आपको आज्ञाकारी नागरिक लग रहा है सही, या जिम्मेदार नागरिक सही लग रहा है? एक बार कमेंट करके बताइए उत्तर कौन सा सही होगा। चलिए, प्रश्न संख्या 11 बिल्कुल ठीक। चलिए, बिल्कुल सही। यहाँ पर आज्ञाकारी नागरिक नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर जिम्मेदार नागरिक होगा, यानी कि यहाँ पर इसका उत्तर जो होगा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। सामाजिक विज्ञान में समावेशी शिक्षा का अर्थ है। क्या अर्थ होने वाला है? समान पृष्ठभूमि के छात्र, केवल कमजोर छात्रों पर ध्यान, विविधता का सम्मान, या कठोर अनुशासन। कठोर अनुशासन की बात आपको कहीं पर नहीं करनी है, यह हमने बार बार बता दिया है। और समान पृष्ठभूमि के छात्र बिल्कुल वो हो सकता है, लेकिन केवल कमजोर छात्र ये नहीं होगा। अब आपको ए और सी में से उत्तर चुनना है, कौन सा सही होगा। चलिए, ठीक, ठीक। समान पृष्ठभूमि के छात्र ये नहीं होगा, यहाँ पर समावेशी शिक्षा की बात की जा रही है, इसलिए हमारा विविधता का सम्मान करना ये हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। क्योंकि समावेशी शिक्षा प्रत्येक बालक को विशिष्ट मानती है, इसलिए हमें विविधता जो मिले उसे सम्मान करना चाहिए। ठीक है? चलें आगे। चलिए आगे आइए, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि परियोजना विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? रटन तदगम पर बिल्कुल नहीं। परियोजना का मतलब ही हो जाएगा परियोजना विधि का करके सीखना। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन करके सीखना दिया गया है, ये हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अनुशासन की बात नहीं करेंगे, हमने आपको बता दिया किसी भी प्रश्न का उत्तर अनुशासन नहीं होगा और ना ही स्मरण होगा। तो यहाँ पर साफ उत्तर निकल गया बी ऑप्शन, करके सीखना, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, आइए अगला प्रश्न कह रहा है कि केस स्टडी विधि विशेष रूप से उपयोगी है। तो क्यों उपयोगी है? तथ्यों के अभ्यास में, सामाजिक समस्याओं की समझ में, मानचित्र कार्य में, समय बचाने में। हमने आपको बताया था ना कि समय बचाने या समय व्यर्थ करने, समय गंवाने, इस प्रकार के अगर आपको ऑप्शन मिल जाएं तो उत्तर का सही नहीं होगा। ठीक है, आइए बिल्कुल, केस स्टडी विधि। यहाँ पर मानचित्र कार्य की बात किया जा रहा है, तो मानचित्र कार्य बिल्कुल नहीं होगा और ना ही तथ्यों के अभ्यास की बात होगी, बल्कि यहाँ पर सामाजिक समस्याओं की समझ में, ये हमारा सबसे बेस्ट बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल। चलिए बढ़ते रहिए, फटाक फटाक पढ़ रहे हैं भाई साहब, कितनी जल्दी किया जाए बताइए आप थोड़ा। आइए बात करेंगे प्रश्न की। कह रहा है कि वाद विवाद विधि का प्रमुख शैक्षिक लाभ है। स्मरण शक्ति, तार्किक व अभिव्यक्ति कौशल, लेखन गति, नकल होगा। क्या होगा? नकल नहीं होगा। स्मरण शक्ति नहीं होगा, क्योंकि ये हमेशा निगेटिव शब्द होते हैं। अब आपको बी और सी में से बताना है उत्तर कौन सा होगा। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर सभी लोग एक बार कमेंट करके बताएंगे। सब लोग एक बार कमेंट करिए, जो भी लोग लाइव देख रहे हैं और जो भी क्लास समाप्त होने के बाद देखेंगे, वो भी ये जरूर कमेंट में उत्तर बताएंगे। चलिए, सब लोग बताएंगे, तब तक हम उत्तर बता रहे हैं। चलिए, बिल्कुल लेखन गति होगा या तार्किक व अभिव्यक्ति कौशल होगा। बिल्कुल सही। अगर आपने भी लेखन गति को काट दिया तो बिल्कुल सही किया आपने। यहाँ पर तार्किक व अभिव्यक्ति कौशल, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए
अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि यदि मूल्यांकन केवल लिखित परीक्षा पर आधारित हो तो उसकी सबसे बड़ी सीमा है। क्या सीमा है? वस्तुनिष्ठता होगा, विश्वसनीयता होगा, सर्वांगीण विकास की उपेक्षा होगा या समय की कमी। तो समय की कमी किसी भी प्रकार से सही नहीं हो सकता, इसलिए काट दीजिए। वस्तुनिष्ठता ये भी नहीं होगा। अब आपको बी और सी में से एक उत्तर चुनना है। चलिए, प्रश्न संख्या 16 सब लोग कमेंट करेंगे। बिल्कुल, चलिए बिल्कुल। यहाँ पर उत्तर विश्वसनीयता ना होकर के सर्वांगीण विकास की उपेक्षा, ये हमारा सी वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट हो जाएगा। ठीक? क्लास कैसी लग रही है एक बार कमेंट करिए, करके आप बताएँ कमेंट करके। चलिए, बात यहाँ पर फॉर्मेटिव असेसमेंट के उद्देश्य की जा रही है। तो फॉर्मेटिव जो असेसमेंट होता है इसका उद्देश्य क्या होता है आपको पता होना चाहिए। एक लाइन का उत्तर है, यहाँ पर नोट कर लीजिए, अधिगम में सुधार, ये सबसे बेस्ट हो जाएगा। क्योंकि छात्र को ग्रेड आप नहीं देंगे, किसी भी छात्र को, छात्रों के बीच आप तुलना नहीं करेंगे और पाठ समाप्त करने का यहाँ पर कुछ उद्देश्य नहीं है। तो नोट कर लीजिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट का जो उद्देश्य होता है वह अधिगम में सुधार करना, यही उद्देश्य होता है। ठीक? यहाँ पर आईसीटी की बात कर रहा है। बताइए, सामाजिक विज्ञान में आईसीटी का प्रयोग कब प्रभावी होगा? ए ऑप्शन केवल वह आकर्षक हो, बिल्कुल नहीं। वह शिक्षक का स्थान ले ले, तो बिल्कुल नहीं। वह अधिगम उद्देश्यों की पूर्ति करे, बिल्कुल, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक? आइए, यहाँ पर कुछ प्रश्न रिवीजन के लिए मिल गए हैं आपको, ठीक है? कुछ प्रश्न पिछली क्लासेज में शायद हो चुकी होंगी, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन आप बताएंगे कमेंट करके। यहाँ से कुछ प्रश्न यहाँ से लग रहे हैं, ठीक है? चलिए फिलहाल, समसामयिक घटनाओं का प्रयोग इसलिए आवश्यक है क्योंकि वे सीधे परीक्षा में आती हैं, बिल्कुल नहीं। वे विषय को जीवन से जोड़ती हैं, ये हो सकता है। वे पाठ्यक्रम घटाती हैं, बिल्कुल नहीं। वे समय नष्ट करती हैं, बिल्कुल नहीं। प्रश्न संख्या 19 का जो उत्तर होगा वह हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, वे जीवन को, विषय को जीवन से जोड़ती हैं, बिल्कुल, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक? आइए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि इतिहास में कारण परिणाम संबंध पढ़ाने से विकसित होती है। क्या विकसित होती है? स्मरण शक्ति होगा, कल्पना होगा या आलोचनात्मक चिंतन या नकल। कौन सा उत्तर सही होगा? यह आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है, बताइए। बिल्कुल, इतिहास में कारण परिणाम संबंध पढ़ाने से विकसित होती है, तो क्या होगा बताइए। ठीक, ठीक। आज की क्लास में 20 ही प्रश्न थे। माफ़ी चाहेंगे आपसे थोड़ा-सा, ठीक? क्योंकि हमें और बड़ी क्लासेस लाना चाहिए था, लेकिन हम आज ला नहीं पाए, ठीक है? उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहेंगे। आप जो भी पढ़ रहे हैं रिवीजन करते रहिए, और आखिरी समय है तो रिवीजन के साथ-साथ जितने अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट कर रहे होंगे वो आपके लिए लाभदायक होगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर समझिए, अब आप नया कुछ मत करिएगा। ठीक? नई किताबों को बिल्कुल ना पढ़िएगा। अगर आपके पास जो किताबें थी अभी तक जो आप पढ़ रहे थे वही आप पढ़िएगा, इतना जानते रहिएगा, ठीक है? तो यहाँ पर ये उत्तर जो होगा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक? तो ये रहा आज की इतिहास यानी कि एसएसटी पेडागोजी की ये इम्पोर्टेंट क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और सीटेट के पेपर 1 और पेपर 2 के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। अगर आपने उन्हें नहीं पढ़ा तो सुन लीजिए कौन-कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं। पहला नंबर वाइगोत्स्की, दूसरा नंबर जीन पियाजे, तीसरा नंबर कोहलबर्ग। ये आपके मनोवैज्ञानिक जो हैं अलग से आपके सिलेबस में दिए गए हैं, ठीक है? 3 ये टॉपिक हो गया। चौथा टॉपिक हो जाएगा एनईपी 2020 यानी कि नई शिक्षा नीति 2020 वाला। और पांचवा टॉपिक जो होगा बताइए, आरटी एक्ट पढ़ सकते हैं आप। और छठा टॉपिक एनसीएफ जरूर पढ़िएगा, एनसीएफ 2005 स्पेशली, क्योंकि एनसीएफ 2005 ही बेस्ट है और नया है वही, ठीक है? तो ये 5-6 टॉपिक आपको ज़रूर पढ़ लेना है। अगर आपको कहीं पर नहीं मिल रहा है इम्पोर्टेंट क्लासेज ये, आप हमारे यहाँ पर देखिए, कहीं पर आपको प्लेलिस्ट शो कर रहा होगा। आप सीटेट फ्री प्रैक्टिस बैच प्लेलिस्ट को टच करेंगे, तुरंत आपको वहाँ पर ऊपर ही सारी क्लासेज मिल जाएंगे। स्क्रॉल करेंगे थोड़ा, लगभग 10-5 क्लासेस के अंदर सभी क्लासेज आपको मिल जाएंगे ऊपर ही। तो एक बार देख लीजिए, ठीक?
तो चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी अच्छे तरीके से हो चुकी होगी। अब आप फाइनल रिवीजन के तौर पर पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक? इसी उम्मीद के साथ क्लास अच्छी लगी होगी, लाइक कर दिए होंगे आप। आज हम क्लास को समाप्त करते हैं। ठीक है? धन्यवाद।